तीनों सेनाओं में भर्ती से जुड़ी जो बाधाएं थी उन्हें भी बीजेपी सरकार ने हटा दिया है। यहां तक कि अब उनके लिए सैनिक स्कूल भी खुल गए हैं। आज हर बेटी के पास अक्का महादेवी जैसी शक्ति है, अक्का महादेवी के आशीर्वाद है और मुझे विश्वास है यही नारी शक्ति 21वीं सदी में भारत को सबसे आगे ले जाएगी। स्नेहितरे, आज मैं कर्नाटका के फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जिनकी 18 साल की उम्र हुई है, मैं आज इन फर्स्ट टाइम वोटरों से सवाल करना चाहता हूं। मेरे सवाल को समझे, सोचे, क्या कर्नाटका का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो? कर सकती है क्या? कांग्रेस भला कर सकती है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कर सकती है क्या? कांग्रेस हमारे नौजवानों का भविष्य बना सकती है क्या? आपके पिताजी को, माताजी को, दादा दादी को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, ये मोदी आपको ऐसी मुसीबतों से गुजरने देना नहीं चाहता है। आपके माता पिता को जो तकलीफ पड़ी, वो तकलीफ है अब मोदी हटाना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ सके। भाइयों बहनों, क्या 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका के नौजवानों का भविष्य बना सकती है? बना सकती है? जोर से बताइए, बना सकती है? कभी नहीं बना सकती दोस्तों। कांग्रेस ने कभी देश के नौजवानों के बारे में नहीं सोचा। ये बीजेपी की सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में हर 2 डेज में, हर दूसरे दिन एक नया कॉलेज बना है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में एवरी वीक, हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के युवाओं को कदम कदम पर अपने कागज अटेस्ट कराने के परेशानी से मुक्ति दिलाई है। ये बीजेपी है जिसने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों से इंटरव्यू की परंपरा और भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के नौजवानों की समस्याओं को समझा। कांग्रेस कभी नहीं समझ पाई कि बैंक से मदद लेते हुए नौजवानों को कोई गारंटी देने में कितनी दिक्कत आती है। देश के नौजवानों की ये परेशानी हमने समाप्त कर दी। बीजेपी सरकार नौजवानों की गारंटी खुद मोदी ले रहा है, मुद्रा योजना के द्वारा ले रहा है। आज मुद्रा योजना के तहत देश के नौजवानों को बिना गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए 20
लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मदद दी गई है। इस योजना ने देश के करोड़ों नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद की है। इसका लाभ कर्नाटका के शिवमोगा के भी हजारों युवाओं को मिला है। स्नेहितरे, कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी पेपर पे होती है और विकास भी पेपर पर ही होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कर्नाटका के युवा साथियों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कांग्रेस ने यहां कर्नाटका में वादा किया है कि अगले 5 ईयर में प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां देगी, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। ये कांग्रेस ने गारंटी दी है। देखिए झूठ कैसा बोलते हैं। कर्नाटका का युवान समझता है ये झूठ पकड़ जाएगा, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरी, यानी हर साल 2 लाख जॉब। ये कांग्रेस का झूठ देखिए, हर साल 2 लाख जॉब। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस कैसे लोगों को धोखा दे रही है। कर्नाटका में बीजेपी सरकार सिर्फ 3.5 साल से है। येडियुरप्पा जी और बोम्माई जी ने मिलकर के 3.5 साल उनको मौका मिला। यह ऐसा समय है जब पूरी दुनिया महामारी के संकट और उसके प्रभावों से जूझ रही है। इसके बावजूद कर्नाटका की बीजेपी सरकार में हर साल कर्नाटका में 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बढ़ी है। 13 लाख से ज्यादा हर वर्ष। अब आपको समझ आया कहां उनकी बातें और कहां हमारा काम। हमने कर्नाटका युवाओं के लिए हर साल 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बनाई है और कांग्रेस आपसे वादा कर रही है कि वो हर साल 2 लाख फॉर्मल जॉब उपलब्ध कराएगी। इसलिए ही मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार कर्नाटका को रिवर्स गियर में डाल देगी, रिवर्स गियर में। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बंधु भगिनीरे, जैसी कांग्रेस की नीतियां हैं उससे इन्वेस्टर्स कर्नाटका से बाहर ही जाएंगे। बीजेपी सरकार ने कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो कानून बनाए उनको कांग्रेस खत्म करना चाहती है। जब इन्वेस्टर पड़ोस के राज्यों में चले जाएंगे तो कर्नाटका के युवा, कर्नाटका के श्रमिकों को बहुत नुकसान होगा। शिवमोगा तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का हब है, यहां अनेक फाउंड्रीज है। आज भारत दुनिया का तीसरा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। एक तरफ बीजेपी मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन्वेस्टमेंट को रोकने की साजिश कर रही है। बंधु भगिनीरे, शिवमोगा वेस्टर्न घाट के लिए मशहूर मलेनाडु का गेटवे है। यहां मशहूर जोग जलपाता है और यहां तो घर घर में जानते हैं गंगा स्थाना तुंगा पाना, यानी जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पान नहीं किया उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है।
राष्ट्र कवि कुवेंपु की राष्ट्रभक्ति की विरासत और एसुरु बिट्टुरु एसुरु बिड़वो इस नारे से आजादी के अलग जगाने वाले गांव भी यही है। बीजेपी सरकार हमारी पुरातन संस्कृति को विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी से जुड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसमें तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस ने हमारी आस्था आध्यात्म के हर प्रतीक को या तो बेहाल छोड़ा या फिर उनको विवादों में रहने का दिया। आज बीजेपी सरकार हमारी संस्कृति सभ्यता के ऐसे हर स्थान को भव्य बनाने में जुटी है। उसने ही तरह कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय हो चुका है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी का हर समर्थक वोट देने जरूर जाए। वोट देने जाएंगे ना? लोगों को ले जाएंगे ना? शहर हो या गांव, आपका एक एक वोट कर्नाटका में बीजेपी की मजबूत सरकार बनाने में मदद करेगा। इसलिए मेरे कर्नाटका के भाइयों बहनों, ऐसा तो नहीं होगा ना रोड शो जबरदस्त हो गया, सभा जबरदस्त हो गई, मोदी जी आ गए, येडियुरप्पा जी आ गए, ईश्वरप्पा जी आ गए, अब चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना? बूथ बूथ पर जाएंगे, मतदाताओं से मिलेंगे, मतदान करवाएंगे, हर बूथ को जीतेंगे। मैं रिजल्ट देखने वाला हूं, हर बूथ को जीतेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, क्यों भाई बंद हो गए? मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, मेरा एक काम करेंगे। और जोर से बोलिए, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। मेरा काम करेंगे, ये मेरा पर्सनल काम है, करेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मुझे अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके बताइए ताकि मुझे दूर दूर दिखाई दे। हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए, हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए, हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो। अच्छा, मैं काम बताऊं आपको, मेरा काम बताऊं, आप करेंगे? आपको घर घर जाना है, जाकर के कहना है कि मोदी जी शिवमोगा आए थे और आपको नमस्कार भेजा है। ये कह देंगे, मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। जब हर घर मेरा नमस्कार पहुंचेगा, हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। उस आशीर्वाद से मुझे नई ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से मैं आपकी सेवा ज्यादा करूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद।
Vikram, you may be a bit surprised, but I must say I'm very happy to see so many people. First of all, namaskara to all of you. You are here on a Sunday morning to listen to a foreign minister. And I think maybe it's a good idea to ask yourselves why. I think you are here because somewhere each one of you actually realizes that the world matters to you much more than it did before, much more than you thought it did before, and there are very good reasons for it. I think somewhere in your mind, probably also you are here because in the last decade, the Modi government has done things and, changed the country in ways in which an average citizen suddenly has got more involved, more interested. And therefore, what the government thinks about foreign policy, so it's not just that the world matters more to you, but it's also that what is the government's approach, what are our concerns, how do we, in a sense, put forward the interests of our country. I think that also matters to you more. And third, my sense is that perhaps you are all much more conscious of the importance of choices that you make in a democratic society. And you want to make informed choices. You would like to know everything that is going around, then make up your own mind what you believe is good for you, good for your community, good for your city, good for your state, good for your country. So with that set of assumptions in my mind, let me actually reflect on the first point, which is why does the world matter more to you? If I were to pick a single example of that, it would obviously be what happened to all of us during the COVID pandemic. A COVID pandemic, because if I had come here in December of 2019 and told all of you that something is happening somewhere else in the world and our next few years are going to be consumed by this, none of you would have believed me. Actually, I wouldn't have believed it myself, so I wouldn't have told you that. And yet, if you look at the last few years, whether it was the pandemic itself, how we responded, what we tried to get from the world, what the world gave us, what difference did we make, I think it was truly in many ways a global experience. But within that experience, there were very important lessons. We are, today holding the presidency of the G20. Now, when the seriousness of the COVID was visible, very early in the year 2020,
Now, during this period, we responded. And a country which at the beginning of 2020 was importing, as I said, the very basics for dealing with COVID, actually by the middle of 2020 had started producing enough for itself and also started actually sending it outside. And if there was one country at that time which stepped up in terms of how to expand, because the COVID actually put a huge stress on the medical requirements of the world. So it could be at that time hydroxychloroquine, which many of you will remember, but even something as very basic as paracetamol. The global demand for paracetamol went up by multiple X. So how do you produce more, and even that, which means how do you source the base drugs from other places? So you had actually creating facilities at home. You had your responsibility as an exporter outside. You had the worries about Indians who were stuck, because many of, students, for example, or tourists, many of them actually were stuck without any money and without the flights to bring them back. How do you organize this? And when I look back upon it, to me, whether the fact that we brought back 70 lakh Indians, 70 lakh Indians. So, and the interesting thing, there was this great concept during COVID called work from home. Okay, it's a good concept. I mean, it was necessary. Now, when you are busy trying to bring back 70 million Indians, 70 lakh Indians, for us in the foreign ministry was try to get home occasionally. Because actually we started probably for the first time in our history, started working like a factory in shifts. That we created 8-hour teams and said, because somewhere somebody was stuck 24 hours a day. So if you have to all the time, because you are now an exporter, you are a sourcer, you are a travel agent, you are an airline scheduler, you are a ship mover. So I would say our skill sets expanded, our sense of what we could do grew. So, with the passage of time, I used to meet other foreign ministers who would tell me, now my foreign ministry is thinking of coming back to work. I would look at them and say, well, my foreign ministry is thinking maybe we need to go home from time to time. But I say this to you because what happened during this period was an India which, under stress, showed that we had a potential in us, that we could actually in different ways look after our citizens at home, look after our citizens abroad, and also step up for the rest of the world. Now, when I say step up for the rest of the world, what does that mean? I spoke about sending out medicines. We sent out medicines. A lot of it was business. Okay, I mean, people paid, we shipped, but many countries couldn't pay. Overall, at that time, we sent out medicines to 150 out of almost 200 countries in the world. Many were developed countries. But the real thing, the real difference we made was actually in vaccines. Now, vaccines is also something which all of us as citizens should reflect on. Because if we look back at the last 20, 30, 40 years, there was some problem. We knew, we would read in the newspaper like his, that somebody somewhere invented a drug, a medicine, a vaccine. Then he said, okay, one day it will come to us also, we will wait our turn. This time around, actually two very interesting things happened. There was one vaccine, which many of you would have taken, the AstraZeneca one, which was made across the world, but made with the greatest volume and efficiency actually in India. And that itself is a testament to what India was capable of. But the second, which was equally interesting, was that you had not only a made in India